हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। मैं रितेश कुमार। हम जो अभी क्लास कर रहे हैं वो हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पिछले क्लास में भी आपको कुछ चीज़ें डिस्कस किए हैं, इसमें भी हम करेंगे। डिस्कस करने का मतलब ये हुआ प्राचीन भारत से कहाँ से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। बहुत सारे बच्चे होते हैं प्राचीन भारत को लंबा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आता ही नहीं है। मध्यकालीन भारत से कोई क्वेश्चन नहीं आता, एक दो क्वेश्चन आता है जो आपको नॉर्मली बना सकते हैं। तो क्यों हम इसके पीछे समय दें, जब मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता है, गांधी युग से ज़्यादा पूछा जाता है, 1857 से ज़्यादा पूछा जाता है, तो या गवर्नर जनरल के बारे से ज़्यादा पूछा जाता है, क्यों नहीं हम उस पर ध्यान दें। और दूसरा चीज़, हम लोगों को क्या करना है, रूम पे एक जब भी क्लास करने से सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी क्लास पढ़ाया जाता है वो पीपीटी आपको डाला रहता है, पीपीटी लेके वहाँ बैठना है। उसके बाद बहुत सारा चीज़ है जो हम पीपीटी में नोट नहीं करते, हम क्लास में बताते हैं। इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो देखते समय कुछ कुछ चीज़ें पे आपको ध्यान रखना है। जैसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा किस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक। जैसे बीएसएससी का कर रहे हैं, सॉरी बीएसएससी का कर रहे हैं, बीपीएसएससी का कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद एएसआई स्टेनो का कर रहे हैं, ठीक, या बीएसएससी स्टेनो का कर रहे हैं, ठीक, या बीपीएससी 71वां जो है उसका पीटी का तैयारी आप कर रहे हैं। साथ ही एनटीपीसी, ठीक, और ग्रुप टी, या अदर किसी स्टेट का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। उसका सिलेबस क्या है उसको ध्यान रखना है। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है जो हिस्ट्री, जो जैसे रितेश सर हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो हिस्ट्री में किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर आप लोगों को क्या करना है, पूरा ध्यान रखना है। और सबसे पहले आप लोग अपना क्या कीजिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए तो अपना सिलेबस पे ही फोकस रहिए, सिलेबस से एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए, आप लोग को पीएचडी नहीं करना है या टीचर नहीं बनना है, आप लोग को क्या करना है, एक एग्जाम निकालना है। और एक एग्जाम निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसकी सिलेबस के मुताबिक चलना है। क्योंकि वो जो भी पूछेगा वो अपने सिलेबस से ही पूछेगा। और जितने भी बच्चे हैं, हम तो कहेंगे एनसीईआरटी, अब इस प्लेटफॉर्म पे भी एनसीईआरटी शुरू होने वाली है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। 6 to 12 एनसीईआरटी आप लोग क्या कीजिए, एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। ये आपके लिए क्या कहता है, रामबाण का काम करता है, ठीक। साथ ही हम जो क्लास ले रहे हैं, हम जो क्लास में आपको बताएंगे एंशिएंट और मिडाइवल क्या करना है, उसी को ही बार बार ध्यान रखना है। और हम कहते हैं जब आपको किसी भी एग्जाम में जो हम क्लास में बता रहे हैं और जो मेरे पीपीटी में है, आपको क्या करना है, उसी से पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाता। होगा 10 क्वेश्चन होगा तो उसमें एक क्वेश्चन बाहर से रहेगा। और वो भी हम जब ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे, वन लाइनर करवाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और रहा अदर सब्जेक्ट भी इसमें चल रही है, जैसे डेली करंट अफेयर चल रही है, वो आपको प्रिंस सर पढ़ा रहे हैं, उनका टाइमिंग है 4 से 5। इस क्लास को भी करना जरूरी है, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर क्या करता है, अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। तो उसको आपको लोग को क्लास करते रहना और क्या करना है। और क्या होता है, 3 से 4 आपको गुप्ता सर मैथ पढ़ाते हैं। जैसे आप ग्रुप डी पढ़ रहे हैं या एनटीपीसी पढ़ रहे हैं या बीएसएससी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मैथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। 25 नंबर का 20 नंबर का मैथ पूछा जाता है। और मैथ में आपको क्या करना है, जो 25 नंबर का है तो 25 में 25 आना चाहिए, क्योंकि मैथ बनाने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है, ठीक। तो वहाँ भी देख लीजिएगा। साथ ही आज जो हम क्लास कर रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने वेद, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। पुराण, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक। अरण्य, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही हम लोगों ने ब्रह्मोत्तर ग्रंथ के बारे में पढ़ा, जिसमें जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ इससे क्वेश्चन पूछी जाती है, और जैन ग्रंथ इससे भी क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ लिया, और क्या करें आगे इसी की जो आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, जितने भी क्लास में बताई जाती है चीज़, उसको क्या करना है, आपको पूरा कंठस्थ करना है, याद करना है, और ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको ये सब बहुत भी बड़ा योगदान देगा और साथ देगा आपको नंबर इंक्रीज करने पे, ठीक है। और साथ ही आप जब एग्जाम का कब समय आएगा, जैसे बीएसएससी के लिए हम लोग मान लीजिए बीएसएससी सीजीएल का टारगेट लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या बीएसएससी 12 लेवल का, तो उसका क्या करना है, एक सेट आपको मारना है। सेट मारने के बाद पता चलेगा कौन सी टीचर आपको
क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, और कहाँ आपका कमजोरी है। जो कमजोरी है उसको ठीक करना है। हिस्ट्री का कमजोरी तो हम आपको सही करवा देंगे, पॉलिटी का हम करवा देंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उसके और भी इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे क्या कीजिए आप क्लास देखिए। ठीक, चलिए हम अब लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का क्या पढ़ रहे थे हम? लौकिक ग्रंथ साहित्य। ठीक है, उसमें से 3-4 पुस्तकें जो ऐसी है जिससे हमें किसी किसी वंश के बारे में या उस समय के घटनाओं के बारे में, राजनीतिक पुस्तक है, कोई क्या कहते हैं संस्कृत का व्याकरण है, इस सब से क्या होता है हम लोग को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, इसलिए इन लोगों को हम लोग देखते हैं। और उस साइड जितने भी है वो क्या है संगम काल की पुस्तकें हैं। संगम काल मतलब हो जाता है हम साउथ दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं। तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है, इलियाद किसे कहा जाता है, ओडिसी किसे कहा जाता है, व्याकरण तमिल साहित्य का व्याकरण किस पुस्तक को कहा जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य को आप लोग जानते हैं विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जाना जाता था, और ये इन्हें इस पुस्तक में किस जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है? राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, वो जो बताता है एक राज्य के अंदर राज का शासक कैसा होना चाहिए, वहाँ का शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए, वहाँ की जनता जो है जनताओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए, सब के बारे में हमें जानकारी इससे मिलती है। ठीक, कलहन की राजतरंग, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक आपको कश्मीर, अभी हम लोग जो कश्मीर है कश्मीर उसके इतिहास के बारे में, उसमें कौन सी वंश कब आई उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, और साथ ही इसे कश्मीर इतिहास का मौलिक ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक, अष्टोध्याय जो है पाणिनि द्वारा लिखी गई है, और ये इस पुस्तक की जो है संस्कृत व्याकरण है, जो हम लोगों को क्या कहते हैं संस्कृत या हिंदी व्याकरण हम लोग को क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या मेरा लिखना सही हो, उच्चारण सही हो, बोलना है, ये सब हम लोग क्या करते हैं व्याकरण सिखाता है, और ये संस्कृत व्याकरण है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, ये भी मौर्य काल का पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कालिदास। कालिदास अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, और इन्हीं के द्वारा जितने भी पुस्तक लिखी गई है किसी न किसी घटनाक्रम में लिखी गई है, किसी में ऋतु के बारे में, किसी में प्यार संबंध के बारे में, इनका नाटक शास्त्र है। तो इसमें हम 2-3 पुस्तकें हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम, ठीक, ध्यान रखना है। उसके बाद बाणभट्ट जो होता है वर्धन काल, हर्षवर्धन काल के क्या इतिहासकार थे। ठीक है, इनकी जो है हर्षचलित और कादम्बरी 2 पुस्तकें हैं, जिनको हम लोगों को क्या करना है इसमें से ये 3 पुस्तकों के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, 2 और 3 इन तीनों पुस्तकों को हम देखेंगे, बाकी सारा पुस्तकों जब उस समय के राजवंश के बारे में देखेंगे तो उसमें देखते रहेंगे। अब आ जाते हैं संगम काल की पुस्तकों के बारे में। ठीक है, संगम काल के ग्रंथों के बारे में देखते हैं। जब ये देखते हैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाता है तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो उसको तिरुकुलर या कुलर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तिरुकुलर या कुलर के नाम से जानते हैं। इसके जो रचयिता हैं या इस पुस्तक के जो क्या कहते हैं लेखक हैं वो तिरुवल्लुवर हैं। इनके बारे में कहा जाता था ये जब थे उस समय ये क्या करते थे अन्न का बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे, अन्न को बहुत ही क्या कहते सम्मान रूप में देखते। ऐसे भी हम लोग को भी अन्न को सम्मान के रूप में देखना चाहिए, और साथ ही अन्न को क्या अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं शिल्पाधिकरण। ठीक, सेकंड पुस्तक है शिल्पाधिकरण। ठीक, ये इसे कहा जाता है तमिल साहित्य का इलियाड कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही जो इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखी गई है ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछी गई है, बिहार के किसी एग्जाम में नहीं तो आपको यूपी के एग्जाम में मिल जाएगी, यूपी नहीं तो राजस्थान में, राजस्थान नहीं तो मध्य प्रदेश, कहीं ना कहीं पूछी गई क्वेश्चन है, वहीं से ये लिया गया। ठीक है, एलांगो आर्टिकल इसके राइटर है। मणि मेखले पुस्तक को क्या कहा जाता है तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है, और इसके जो लेखक है वो शीतले सितनार है। ठीक है, उसके बाद आता है जीवक चिंतामणि, इसके जो राइटर हैं त्रिकदेवर है। कौन है? त्रिकदेवर है। और उसके बाद आता है तोलकपियम, जिसके राइटर कौन है? तोलकपियर है, और ये जो है तमिल व्याकरण के रूप में क्या कहता है व्याख्यात है। ठीक है, तो याद आपको क्वेश्चन पूछ देगा तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कुलर को कहा जाता है। और उसके बाद कुलर, ठीक है, और उसके बाद आते हैं तमिल साहित्य का इलियाड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकरण को कहा जाता है। तमिल साहित्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणि मेखले को कहा जाता है। और पूछ देगा तमिल साहित्य का व्याकरण किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तोलकपियम को कहा जाता है। ये 5 पुस्तकें हैं जिसको हम लोग को क्या करना है संगम काल में भी इसके बारे में जानेंगे। संगम काल में चोर
पांडवंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसका क्या अथी राज चिन्ह था, उसके प्रतापी राजा के बारे में पढ़ेंगे, और किस संगम में किस पुस्तक की क्या हुई रचना हुई इसके बारे में हम देखेंगे। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 3 संगम हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में वहाँ देखेंगे। ठीक, अब हम आगे आते हैं। हम बोले तो 3 पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सबसे प्रथम आता है अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसलिए हम अर्थशास्त्र को सबसे ऊपर रखें। अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, सबसे पहले इसके रचयिता कौन है, उसको हम लोग जानते हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, इन्हीं को कहा जाता है। और जब विष्णुगुप्त या चाणक्य का नाम आता है तो आपको तुरंत दिमाग आपका कहाँ जाना चाहिए, तक्षशिला पे जाना चाहिए। वहाँ के ये क्या कहते थे, शिक्षक थे, प्रचार थे, और साथ ही जब इनका नाम आता है तो आपको याद होगा इन्होंने ही क्या किया था, नंद वंश को पूरी तरह भारत में समाप्त करने का संकल्प लिया। और किस वंश को इन्होंने स्थापना किया, स्थापना में सहयोग किया, मौर्य वंश के। मौर्य वंश के प्रथम शासक आप लोगों को नाम पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री से पहले ये कह सकते हैं एक शिक्षक के रूप में उनका काम किया, उनका पथ प्रदर्शक के रूप में इन्होंने काम किया, ठीक है। ठीक, उसके बाद इनकी जो पुस्तक है राजशासन या राजनीतिक शासन पर आधारित पुस्तक है इन्होंने, और राजनीतिक शास्त्र पे लिखी गई ये प्रथम पुस्तक है। इन्होंने उस समय के क्या राजाओं का क्या सिद्धांत होना चाहिए, सप्त सिद्धांत इन्होंने दिया। साथ ही एक राज कैसा होना चाहिए उस पर इन्होंने जोर दिया, राज की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, अधिकारियों के बारे में जानकारी दिया, गुप्तचर विभाग के बारे में जानकारी दिया, और साथ ही ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक जितने भी पदाधिकारी हैं उनको क्या किया, इन्होंने नगद वेतन देने का काम किया, और नगद वेतन के बारे में इसमें जानकारियाँ मिलती है, ठीक है। उसके बाद इस पुस्तक के 2-3 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। सबसे पहले तिब्बती भाषा में, तिब्बती भाषा में रिन चेन जेंगपो नामक व्यक्ति ने इसको क्या किया था, तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। कब, 1000 ईस्वी में। याद रखिए 1000, फिर भी ठीक है, नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किन्होंने किया ये नाम आपको इतना छोटा सा याद रखना है, ठीक है। ये बार बार पूछता है, रिन चेन के द्वारा किया गया था। उसके बाद कंप्यूटर आधारित, आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, ये बाइनरी लैंग्वेज पर चलती है, कोड लैंग्वेज पर चलती है। तो उस आधारित इसका विश्लेषण किन्होंने किया था, ट्राउटमैन ने किया था। किन्होंने किया था, ट्राउटमैन ने इसका विश्लेषण किया था। उसके बाद जब हम सप्तांक सिद्धांत दिए थे तो कुछ बच्चों को हो जाता सप्तांक सिद्धांत होता क्या, उसके अंतर्गत क्या क्या आती है, तो हम लोगों ने उसमें देखा था स्वामी मतलब राजा कह सकते हैं, अमात्य प्रधानमंत्री, जनपद एक जनपद के रूप में, दुर्ग आप लोग जानते हैं दुर्ग क्या होता है, किसी क्षेत्र को मतलब ये शहर है, शहर को चारों तरफ से हम जब इसको पूरी तरह से प्राचीर से या दीवार से घेर देंगे तो उसके अंतर्गत दुर्ग होता है, ठीक। कोष, कोष मतलब जानते हैं अभी का भी आप लोग जानते हैं रिजर्व बैंक क्या होता है, भारत सरकार का कोष के रूप में काम करता है। दंड, हम अगर गलतियां कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, तो उसमें क्या दंड होना चाहिए, मान लो कोई किसी के साथ बदतमीजी किया उसका क्या होना चाहिए, कोई मर्डर कर देता है तो अभी जब देखते हैं ना हम लोग को जो 302 के मुताबिक पहले क्या होता था, मर्डर केस चलता था या लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारा केस होता है, तो उस सब के बारे में यहाँ जानकारी, दंड के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। सेना, जैसे हम लोग अभी आर्मी, सीआरपी, देश चलाने के लिए आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ होती है, ठीक है। बाहरी सुरक्षा के लिए बीएसएफ, ठीक है, और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ। और आपातकाल, कभी ऐसा समय आ गया जो हमें युद्ध की परिस्थिति आ गई तो उसके लिए आर्मी की व्यवस्था रखी गई है। उसी तरह राज्य में बिहार पुलिस है, बिहार में बिहार पुलिस है, बिहार सैफ है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको कहीं कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, चौकीदार मिल जाती है, तो वो सब। और मित्र, मित्र के बारे में जानकारी दिया गया है, कैसा मित्र बनाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, तो ये सब बारे में। और यहाँ आ जाते हैं, यही है कौटिल्य, ठीक है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है, और ये कैसी है, एक अमर गाथा है। ये कैसी है, पुस्तक है, एक अमर गाथा है। सेकंड पुस्तक आ जाती है राजतरंगिणी, ठीक, राजतरंगिणी। इसमें राजाओं की सरिता कहा जाता है, क्योंकि इसमें राजाओं की सरिता क्या, सरिता मतलब होता है कहानियाँ। इसमें क्या किया गया, कश्मीर के जितने भी राजवंश आए उनके बारे में क्या, उन समय के जितने भी राजा हैं उसके बारे में जानकारियाँ व्याख्या विस्तृत रूप से उसकी जानकारियाँ दी गई है इस पुस्तक में। इसलिए राजतरंगिणी, तो कभी कभी इसमें पूछ देता है इसमें कितने तरंग हैं, तो इसमें क्या है, 8 तरंग है। ये पुस्तक जो है कल्हण के द्वारा लिखी गई है, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक एवं कल्हण को भारत का प्रथम इतिहासकार की दर्जा दी गई। पूछता है प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है, ठीक है, तो राजतरंगिणी है, ठीक।
और कलहन, इनके जो राइटर हैं उनको प्रथम इतिहासकार के रूप में क्या कहते हैं यहाँ दर्जा दी गई है, भारत में दर्जा दी गई है उस समय को। ठीक है, इसमें कुल कितने तरंग है? 8 तरंग है। ठीक, तरंग का मतलब हो जाए अध्याय, अष्टोध्याय में भी 8 अध्याय है। ठीक है, लेकिन 8 तरंग है और श्लोक की संख्या कितनी है? 8000 श्लोक है। ठीक है, इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये भूषा किसकी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, और कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसका अनुवाद किन्होंने किया था? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद किन्होंने किया था? स्टाइनिल ने किया था। कब? 1900 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी में भारतीय व्यक्ति ने किस नाम से अनुवाद किया था? किंग ऑफ कश्मीर के नाम से, किंग्स ऑफ कश्मीर के नाम से किसने किया था? योगेश चंद्र दत्त ने किया था। कब किया था? 1989 में। इसको अंग्रेजी में ही इन्होंने भी अनुवाद किया था, लेकिन ये क्या है? भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पूछ देगा किस भारतीय व्यक्ति ने किरातानी का अनुवाद किया था? तो योगेश चंद्र दत्त ने किया था। ठीक है, किस नाम से किया था? ये नाम बार बार पूछा जाता है, ये नाम याद रखना है। ठीक, उसके बाद फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? शाह मोहम्मद ने किया था। ठीक है, याद रखना है। ये नाम आप वरहल उल असमार याद कीजिए, ना कीजिए, कोई जरूरत है, लेकिन फारसी में किन्होंने किया? ये नाम आपको शाह मोहम्मद याद रखना है। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और ये अंग्रेजी भाषा में 2 व्यक्तियों ने अनुवाद किया था। यही पुस्तक की मेन पृष्ठ है, देख लीजिए। अब आते हैं अष्टोध्याय। ठीक, कहाँ थे? अष्टोध्याय, ये भी संस्कृत भाषा की पुस्तक है। ठीक है, महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई? महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई। 8 अध्यायों में है और इसमें कितनी सूत्र हैं, कितने श्लोक हैं? 4000 श्लोक हैं। ठीक है, ये जो है अष्टोध्याय भौगोलिक स्थानों, इससे क्या होता है? भारतीय भूगोल के बारे में हम लोग को पता चलता है, माप तौल सिद्धांतों के बारे में पता चलता है, सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम सैंधव सभ्यता पढ़ेंगे या मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसमें सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, या क्या कहते हैं, आप लोग जब पढ़िएगा गुप्त वंश पढ़िएगा तो गुप्त वंश में सोने के सिक्का का हुआ, कुषाण वंश पढ़ेंगे तो शुद्ध सोने का सिक्के का जिक्र होगा। तो ये सब सिक्कों का, सोना चांदी हो, शीशा हो। जब अंत सतवाहन वंश पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, शीशे के सिक्के की जिक्र मिलेगी, तो वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहली बार लिपि शब्द का यूज कहाँ किया गया था? अष्टोध्याय में। ठीक है, पूछता है लिपि शब्द का प्रथम यूज कहाँ किया गया था? अष्टोध्याय में। जिस तरह हम बोले थे शूद्र शब्द का प्रथम यूज कहाँ किया गया था? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया था। उसी तरह लिपि शब्द। ठीक है, और हम ये जो हिंदी लिखी है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ये करना क्या करना है? आप लोग को जवाब देना। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आप लोग को जवाब देना। ठीक है, जवाब आपको भारत के जो जितने भी 22 भाषा हैं, 22 भाषा का आपको लिपि लिखना है। कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है वो आपको क्या करना है? लिख के आपको कमेंट जो कीजिएगा, तो कमेंट में आपको सबको लिखना है भाषा और किस राज्य से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कपास शब्द का भी सर्वप्रथम उल्लेख यहीं किया गया था। नोट है, पतंजलि ने अष्टोध्याय को ज्ञान का महासागर कहा था। पतंजलि के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्होंने क्या कहा था? अष्टोध्याय का ज्ञान का महासागर की संज्ञा दी गई थी। मतलब क्या है? अष्टोध्याय ज्ञान की महासागर की संज्ञा इसको किन्होंने दी थी? पतंजलि ने दी थी। ठीक है, पाणिनि कालीन भारतवर्ष पुस्तक के लेखक, ये एक पुस्तक का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, ये पुस्तक है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वसुदेव शरण है अग्रवाल। कौन है? वसुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो ये इतना बड़ा पुस्तक का नाम है, आप लोग को डाउट होगा, इसलिए हम यहाँ अगर लिख रहे होंगे तो टिक मार दीजिए। पाणिनि कालीन भारतवर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? वसुदेव शरण अग्रवाल इस पुस्तक के लेखक हैं। यही अष्टोध्याय है, देख लीजिए। ठीक है, भाषा किस क्या है? संस्कृत है। अब आ जाते हैं क्या? पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को हम लोगों ने क्या कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, कई आप लोग को चौथे भाग के रूप में कांस्य काल के रूप में भी हम लोग देखते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, किस काल में, पूरा पाषाण काल में किस चीज़ की खोज हुई? उस समय मनुष्य जो जीते थे उनके शिकार, मतलब उनके भोजन यापन का, उनके क्या कहते हैं खुश रहने का क्या साधन था, उन्होंने क्या क्या किया, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, और उस समय के सभ्यता को क्या कहा जाता था, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं, उस समय के लोग क्या करते थे? शिकार और क्या करते थे? शिकार करते थे और कंदमूल, फल जो था, फल को
खोजते थे और खाते थे। ठीक है, दूसरा चीज आता है, उस समय के मनुष्य क्या करते थे, जब शिकार करते थे और फल खा रहे हैं तो क्या करते, कृषि नहीं करना और पशुपालन नहीं करना, क्योंकि जब पशुपालन करेंगे, अब अभी का मनुष्य जैसे पशुपालन करता है तो फिर उसको शिकार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं ना पशुपालन कर रहे हैं वहाँ शिकार कीजिएगा, तालाब है, तालाब है तो वहाँ बंसी चला सकते हैं, लेकिन क्या करें, एक मतलब बेड़ा में आप क्या कहते हैं बकरियों को बंद करके उसके बाद बाहर से तीर से मारना है, तो ये नहीं है। तो उस समय के मनुष्य क्या करते, शिकार करते थे। ठीक है, इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो है आपको याद रखना, इस समय क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी और सोहन नदी घाटी के पास ये पूरा पाषाण काल की जितने भी वस्तुएं मिली है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सोहन नदी घाटी की क्या कहते हैं सभ्यता भी कहा जाती है या काल भी कहा जाता है। और पूछेगा सोहन नदी कहाँ है, तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, जब भारत का बंटवारा हुआ था तो आपको याद होगा जो ये क्षेत्र है, तो यहाँ भी पंजाब है, भारत में भी पंजाब है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक, और यहाँ जो है कुछ कुछ औजारें मिले, उसी के नाम पे यहाँ इसका नाम क्या गया, चॉपर, चॉमिंग, फेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए, मतलब उस समय के जो उपकरण प्राप्त हुए उसको चॉपर, चॉमिंग। ठीक है, ये हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब आते हैं बदमदरोई तथा अति कल्पक्कनम। यहाँ जो है मद्रास जो है अभी मद्रास क्षेत्र है, वहाँ ये इसके समीप इसको कहाँ मिला, क्या मिला था, हैंड एक्स, हाथ से चलाने वाले कुल्हाड़ी जो मिला था, इसीलिए इसको क्या, इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, हैंड एक्स सभ्यता भी का भी संस्कृति भी कहा जाता है। अब आते हैं ठीक है, पूरा पाषाण काल में कि जो वस्तुएं जो खोजी गई थी, सबसे पहले किन्होंने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस फुट खोजा था, इसलिए कहा जाता है पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता के रूप में किन्हें जाना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने जो खोज की थी, ये कहाँ की थी, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, पलामबरम के पास, कब, 1863 ईस्वी में पहले बार इन्होंने क्या, किसकी खोज की थी, हाथ से चलाने वाले कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद अब हम पीछे आते हैं, मध्य पाषाण काल के जो मनुष्य थे उनका भी जीवन क्या था, शिकार और खानाबदोश जीवन उनका था। ठीक है, लेकिन उस समय के मनुष्य क्या किए, रुकना शुरू कर दिए थे, मतलब पशुपालन करते थे। पशुपालन में वो पशु पालन करते जैसे कुत्ता हो गया, उस सब का पालन करते थे, ऐसा नहीं बकरी भेड़ ये सब नहीं, लेकिन उसका करते थे। ठीक है, इसकी साक्ष्य जो हमको मिली है आदमगढ़ एमपी से मिली है। ठीक है, बागोर राजस्थान से भी इसकी जानकारी मिली है। भूलेगा पशुपालन का साक्ष्य मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिली है, तो आदमगढ़ एमपी। ठीक है, याद रखना, आदमगढ़ एमपी में पड़ता है और बागोर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, मानव अस्थि पंजरा सर्वप्रथम इसी काल में मिली थी। अब मानव का जो अस्थि पंजरा मिला था, जो जमीन के अंदर हम लोग अभी भी मुस्लिम समुदाय में क्या कहते हैं जमीन के अंदर दफनाया जाता है, वो अस्थि पंजरा प्राप्त हुआ इसी काल के प्राप्त हुआ, कब, मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ। तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर इसका मतलब है पूरा पाषाण काल में तो अस्थि पंजरा नहीं मिला होगा उस समय का, तो नहीं मिला, तभी ना कहा जाता है, उसमें लिखा है सर्वप्रथम इसी काल में मिला है। इस समय के मनुष्य जीवन यापन यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, तो इसलिए इनके अस्थि पंजरा के बारे में नहीं मिला। इस समय हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण, ठीक, यूपी का 3 जगह है जहाँ उस समय के मिले, महदाहा, ठीक, और सराय नहर राय यहाँ से, और एक दमदमा। इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो दमदमा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से बहुत ही अत्यधिक मात्रा में आपको औजार मिली है, और वो भी औजार किससे बनी हुई पता है, हिरन देखे, हिरन के सिंग से बनी हुई, ठीक है, और हाथी के दांत से बनी हुई चूड़ियाँ भी इस समय यहीं मिली है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ जो मिला है 44 मनुष्यों का क्या मिला, शवाधान मिला है दमदमा से, और उसमें से आप देखेंगे 27 पुरुष और 14 महिलाएं का जो मिला है शव मिला है। ठीक है, और आप कहिएगा ये सर पुरुष है महिला, इसके बारे में या इसकी जानकारी कैसे हमको प्राप्त होती है, तो आप लोग पढ़े होंगे कार्बन डेटिंग विधि से। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, उस समय के जीवाश्मों से हम लोग को पता चलता है। अब कहिएगा कार्बन डेटिंग कैसे पता चलता है, अब हम लोग का हड्डियों में जो कार्बन है उसी मात्रा दिखेगा, और जो अभी उस समय मिली है उसमें जितना कार्बन की मात्रा कम होती है उससे पता चलता है उतनी काल पुरानी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें जो सब मिली है उसमें से 5 युग्म, एक साथ 5 में, उसके बाद एक जगह 3,
एक जगह मिली है, जैसे एक जगह 5, ठीक, 5 हो गई, एक जगह 3, और उसके बाद अन्य जगह पे 35 जगह पे एक एक करके मिला है, ऐसे करके क्या मिला है, सब मिला है, ठीक है। ये और ये याद रखना, 35 जगह एक एक पूछ देता है, जो एक जगह कितना मिला है तो ऑप्शन में देगा 3 दिया है, 5 नहीं रहेगा, 3 4 2 ऐसे दिया रहेगा, तो क्या मानना है 3 रहेगा, और 5 रहेगा तो 5 दोनों रहेगा तो 1 2 दोनों लिख देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद मध्य पाषाण काल को क्या कहता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इस समय फलक होता क्या है, बड़ा पत्थर है और छोटा पत्थर है, ठीक है। जब हम किसी बड़े पत्थर को धारदार रूप में बनाते हैं, ठीक है, छोटे पत्थर से उसको धारदार एकदम चिकना बनाते हैं, तो उसको फलक के रूप में जाना जाता है, और वही क्या हुआ, फलक संस्कृति हो गई। और उत्तर पाषाण काल या आधुनिक मानव, ये हम लोग उत्तर पाषाण काल पहले पीछे पढ़ लेते हैं, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, उसके बाद उसमें देखेंगे नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल में इस समय जो था, मनुष्य क्या करते थे, एक जगह रहना, खाना बनाना और खाद्यान्न उत्पादन करना और खेती करना इन्होंने सीख लिया था। नव पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है, चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, लोहरा देव से मिलता है। ये जो साक्ष्य है इससे पहले भी साक्ष्य मिला है, ठीक है, लेकिन ये लोहरा देव से मिलता है, इसलिए कृषि का भी मिलता है। जैसे आपको अनाज का साक्ष्य मिल गया तो इसका मतलब कृषि हुआ। अनाज अगर मान लीजिए कहीं एक जगह पे एक बोरे में मान लीजिए 50 किलो गेहूँ है, ये कहीं से उड़ के तो नहीं आ गया ना, यह कृषि हुआ होगा तभी अनाज है, तो वही साक्ष्य मिला है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से पाकिस्तान से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ पर था, पाकिस्तान से मिला है। चावल का दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा से मिला है। कहाँ से मिला है, कोल्डिवा से मिला है। कोल्डिवा से जो मिला है ये 6500-6300 से आपको रखिए ना 5600 ईस्वी पूर्व में मिल रहा है, और यहाँ से जो मिल रहा है लोहरा देव से मिल रहा है वर्ल्ड वाइड स्तर पर, ये जो है 8000 से 6000 ईस्वी के बीच का बीसी पूर्व का साक्ष्य मिला है। दोनों बीसी पूर्व है, ठीक है, ये ध्यान हम लोग को रखना है। उसके बाद नव पाषाण काल में ही मनुष्यों को क्या किया गया, सैंधव काल में भी मिला है, कुत्ते के साथ इनको दफनाने का साक्ष्य हमें मिला है। कहाँ से मिला है, बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। गर्तावास वही मनुष्य को अंदर दफनाने का सीढ़ी बनाया हुआ है, और नीचे आपको जाके यहाँ एकदम क्या है उसका अस्थि मज्जा मिला है, मतलब अस्थि कंकाल मिला है, ठीक है। गर्तावास का साक्ष्य और मानव कंकालों के साथ कुत्ता को दफनाने का, मतलब मनुष्य यहाँ मनुष्य का है और यहाँ का है कुत्ता का दफनाया गया है, ठीक है, ये साक्ष्य मिला है। अब आता है तो वही नव पाषाण काल के जो मनुष्य हैं, वो जो उस समय के मनुष्य को हम लोग किस नाम से जानते हैं, होमोसेपियन के नाम से जानते हैं। आधुनिक मनुष्य को किस नाम से हम लोग कहते हैं, होमोसेपियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसे 2-3 पॉइंट है वो देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक शैल जो चट्टाने थे, वो उनमें क्या होता है, चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ से मिलता है, उस समय का जो प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकला का सबसे सुंदर उदाहरण जो हमको मिलता है, कहाँ से मिलता है, भीमबेटका से मिलता है। इसमें हमको 600 गुफाएं मिली है, जिसमें 400 गुफाएं में क्या है, चित्र हमको आपको मिलेगा। कहीं 600 रहता है, कहीं 555 रहता है, वो देख लेना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सर्वप्रथम मनुष्य का जो कंकाल मिला था वो नर्मदा घाटी से मिला था, इसलिए पूछता है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, नर्मदा घाटी से मिलता है, ठीक। अब हम जाते हैं ताम्रयुग। ताम्रयुग जो होता है, उसमें तांबे का खोज हुआ था और पत्थर, ठीक है। और तांबा जो है धातु में सर्वप्रथम तांबा का यूज मनुष्यों द्वारा किया गया था, यह ध्यान रखना है। और इसका जो है चिरौंद और चेचर, चिरौंद जो है ये सारण बिहार में है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम मैप के रूप में आपको मैप दे देंगे, मैप से आप पढ़ लेना है। मैप हम अगले क्लास में बताएंगे ना, सिर्फ अगले क्लास में आपको मैप दिखा देंगे, जो मैप है मैप से आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास देख लीजिएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को, जो भी आप क्लास देखते हैं, इसका जो पीपीटी है, पीडीएफ जो है, वो आपको टेलीग्राम पे इसी नाम से क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेवल एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पे आपका आती है, साइट बना हुआ, वहाँ जाइए आपको पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही आप लोग क्या करना है, आप अपना सिलेबस पे फोकस एकदम
पूरी तरह से कीजिए और सिलेबस के मुताबिक ही पढ़िए। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बीच क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजना है, जिससे क्या होगा, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमको भी क्या मिलेगा, हमको भी मनोबल रहेगा जो आप लोग को पढ़ाए और अच्छे अच्छे चीज़ों को लाए, अच्छे अच्छे फैक्ट लाए, आप लोग को समझाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।